अब मैं आपको अपवर्तनांक के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक एक वास्तव में अपवर्तनांक जो है दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। तो जैसे अगर आपका ये यहाँ पर मैं चित्र दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है। आप देख रहे हैं एक माध्यम को मैंने V1 और दूसरे एक माध्यम को मैंने माध्यम 1 और दूसरे माध्यम को माध्यम 2 का है मैंने। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्रकाश की किरण माध्यम 1 से, ये माध्यम 1 है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है और माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने पर ये किरण जो है अपने पथ से कुछ विचलित हो गई, ये पहले वाले पथ से कुछ हट गई है। अब अगर हमें यहाँ पे अपवर्तनांक को देखना है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इस पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या थी। तो माना प्रकाश की चाल यहाँ पर पहले माध्यम में V1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? V2 है, सूर्य प्रकाश की चाल है। अब हम यहाँ पर जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसमें जा रहा है उसका अपवर्तनांक निकालना है। माना ये देख रहे हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसकी परिभाषा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किनका अनुपात होता है? ये होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ठीक हो गया ना? अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और सूत्र बन गया आपका पहले माध्यम में के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम किससे प्रकट कर रहे हैं? 1 और 2। ये बराबर क्या हो गया? V1 बटे V2, जहाँ V1 पहले माध्यम में, V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। अब प्रकाश, क्योंकि सूर्य प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो इसकी तरंग दैर्घ्य भी होगी, इसकी आवृत्ति भी होगी, इसका वेग भी होगा। तो माना पहले माध्यम में जो ये प्रकाश की चाल V1 है, यहाँ पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या है? λ1, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या है? λ2 है। आवृत्ति दोनों माध्यमों में एक समान रहती है। माना यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति क्या है? न्यू, और यहाँ पे प्रकाश की आवृत्ति क्या है? न्यू। ये न्यू क्या है? आवृत्ति। तो आवृत्ति दोनों माध्यमों में एक समान रहती है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे जो 1 और 2 बराबर V1/V2 था, ये आगे क्या हो जाएगा? 1 और 2 बराबर V बराबर होता है, V माने वेग। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कक्षा 9 में कि किसी तरंग का वेग बराबर होता है तरंग की आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो तरंग का वेग हम V से प्रकट कर रहे हैं बराबर आवृत्ति को हम यहाँ पर n, आवृत्ति को हम न्यू से प्रकट कर रहे हैं, न्यू इंटू लैम्डा, यानी V बराबर न्यू लैम्डा। इसको आप न्यू पढ़िए। ठीक है, न्यू आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, V क्या है? वेग है। तो यहाँ पर तरंग का वेग V1 था जब, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? न्यू λ1। ये जैसे पहले माध्यम में तरंग का वेग क्या हो जाएगा? V1 बराबर ही क्या होगा? न्यू इंटू λ1। और दूसरे माध्यम के लिए यही सूत्र क्या हो जाएगा? V2, तरंग का वेग दूसरे माध्यम में V2 है बराबर आवृत्ति वही है न्यू इंटू λ2। λ2 इसलिए कि दूसरे माध्यम में तरंग की तरंग दैर्घ्य λ2 है। तो यहाँ V1 बराबर क्या हो गया? V1 के यहाँ पे न्यू λ1, V2 न्यू λ2। तो 1 और 2 बराबर क्या हो गया? न्यू से न्यू कैंसिल, λ1/λ2। ठीक है, तो ये आवृत्ति का, ये अपवर्तनांक का सूत्र तरंग दैर्घ्य के रूप में भी आ गया। अब जैसे यहाँ पर अगर हम पहला माध्यम क्या मान लें, माना पहला माध्यम क्या है? जल है, और दूसरा माध्यम क्या है? माना पहला माध्यम क्या है? माना जल, और दूसरा माध्यम क्या माना? कांच है। तो यदि प्रकाश जल से कांच में आ रहा है तब अपवर्तनांक क्या होगा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसका सूत्र इस परिभाषा के अनुसार क्या होगा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को हम किससे शो करेंगे?
WNG यानी वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा वाटर में प्रकाश का वेग यानी VW और ग्लास में प्रकाश का वेग यानी VG। तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और इसी में आगे देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक में प्रकाश की किरण जो है निर्वात या वायु से किसी माध्यम में आ रही होगी। यदि प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से कहाँ आ रही है? कांच में आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। और अगर निर्वात से प्रकाश किरण जल में आ रही है तो वहाँ पर क्या कहेंगे हम? निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे यहाँ पर निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो जब प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तब वहाँ पर उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक ही उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे n या म्यू से प्रकट करते हैं। y का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.00003 है। y का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब प्रकाश निर्वात से कहाँ आ रहा होगा? वायु में आ रहा होगा। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब प्रकाश निर्वात से कांच में आ रहा है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब प्रकाश निर्वात से जल में आ रहा है या वायु से जल में आ रहा है। निर्वात या वायु कह सकते हैं आप। ठीक है। तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या है कि प्रकाश या तो वायु से जल में आ रहा है या निर्वात से जल में आ रहा है। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब प्रकाश निर्वात से कांच में आ रहा है या वायु से कांच में आ रहा है। ठीक है। तो यदि प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर कांच में प्रवेश करती है तो कांच का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक ANG को हम क्या कह देंगे? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तब हम इसे जब एयर से ग्लास मारे तो ANG को हम केवल NG भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ये होता है, जैसे इसका मान आता है 3/2। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही है। ठीक है ना। अब बाकी ये मैंने अभी आगे बढ़ा दिया। अब जैसे यदि N1 और N2 ये क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब यहाँ पर शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ, N1 से N से पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वायु से पहले माध्यम में। और N2 का मतलब प्रकाश वायु से दूसरे माध्यम में आ रहा है। तो ये N1 N2 क्या होंगे? पहले और दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक को दर्शाता है। इनमें प्रकाश वायु से चल के आ रहा होगा इन दोनों माध्यमों में। तो यदि N1 N2 क्रमशः दो माध्यमों 1 और 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक है, माने पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1, दूसरे माध्यम का N2 है निरपेक्ष अपवर्तनांक, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 और 2 से प्रकट होगा। 1 और 2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम इससे भी प्रकट कर सकते हैं N2/N1। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा कि दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। थैंक यू।